बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में एजाज़ुल हक खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुल्क के मफाद सबसे मुकद्दम है। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, खालिद महमूद से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी देखें जी, आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन इसमें जो इत्तेहादी जमातें शामिल थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें थी, खासकर जो MKM थी, उनके अरकान को शामिल किया गया था। लेकिन खालिद मक्सी और एजाजुल हक जो है वो इस कमेटी में शामिल नहीं थे और वज़ीर-ए-आज़म ने आज उन दोनों को भी आज कमेटी में शामिल कर लिया है और आइंदा जब 2 जनवरी को इजलास होगा तो ये दोनों रहनुमा भी इस मीटिंग में शरीक होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि हमने तमाम जो सियासी जमातें, खासकर जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत में शामिल जमातें हैं, उनके तमाम अरकान को इस कमेटी में शामिल कर लिया है और अब दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके भी जो कमेटी के अरकान हैं वो सारे 2 जनवरी को जो है उस इजलास में शरीक होंगे और तो यही की जा रही है कि उसमें इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी, क्योंकि इसी वाले से आज जो इजलास हुआ उसके तमाम तर जो सूरत हाल है उससे कुछ देर पहले यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की है और उनको भी तमाम तफसीलात से आगाह किया है। जी खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। फरीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। फरीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास में हुकूमत के साथ और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार की शिरकत, जबकि PTI मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा, असद कैसर और राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा, अपोजिशन ने मुज़ाकरात का इब्तदाई खाका पेश किया। अगले इजलास में अपोजिशन तफसीली मुतालबात दस्तावेज़ात की सूरत में पेश करेगी। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के, चूँकि हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है और पार्लियामेंट के फ्लोर, पार्लियामेंट की कमेटीज़ और अभी भी हमने जमहूरी एक तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि जिसमें पार्लियामेंट में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, हमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं, उम्मीद है मुज़ाकरात 100% कामयाब होंगे। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की मफाद में इख्तलाफात की बजाय मुज़ाकरात ही किए जाते हैं। जहाँ तक तल्लत है, ये खुशाइंद बात है कि जो पॉलिटिक्स में, सियासत में जितने भी आपके आपस में जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हों, आपस में आपकी जो है वो 2 राय हो सकती हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुल्की मुफाद में डायलॉग ही किया जाता है और मैं ये खुशाइंद बात इसको समझता हूँ कि आज ये डायलॉग शुरू हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी PTI से राब्ता उस्तवार करवाने का मुतालिबा किया है। हामिद रजा कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। राजा नासिर अब्बास बोले, हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी PTI से राब्ता उस्तवार करवाने का मुतालिबा किया है।
مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز سج گئی۔ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے میڈیا سے بات چیت میں واضح کیا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو تاکہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، انہی کی انسٹرکشن پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کو ملاقات ارینج کرتے ہیں۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس نے حکومت سے کچھ مطالبات بھی کیے۔ ہم کو ایسا ریلیف مانگ نہیں رہے جو ماورائے آئین ہو، ماورائے دستور ہو، اور ہم کو ریلیف نہیں مانگ رہے۔ ہم بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی۔ ہم جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جو ہمارے کارکنان ہیں، ہم ان کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان رول آف لا چاہتا ہے، عمران خان آئین کی سپریمیسی چاہتا ہے، عمران خان چاہتا ہے جو لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں گزشتہ ایک مدت سے، ان کو چھوڑا جائے۔ یہ آخری موقع ہے ان کے پاس بات چیت کے مسائل حل کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما شوکت یوسفزئی کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ مذاکرات سے اندازہ ہو جائے گا حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے آج تک اپنے لیے کوئی NRO نہیں مانگا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بننا چاہیے۔ سابق صدر عارف الوی بولے مذاکرات ان سے ہونے چاہیے جو حکمرانی کر رہے ہیں، امید ہے مذاکرات کے نتائج مثبت ہی نکلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ قانون سازی کی جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو انٹرنیٹ سلو ہونے اور VPN بند سے فرق نہیں پڑتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شروع میں سندھ یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب۔ ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس ملک کا طلبہ، اس ملک کا نوجوان مل کے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابو اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، اس لیے سمجھ نہیں آتا، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی کیا پڑتا۔ اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے، VPN کو بند کیا جائے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام ہوگا۔ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ PSDP ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو PSDP اور ADP بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں۔ وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کبھی کوئی ماں کہے گی آگ لگا دو، مار دو، ڈنڈے پکڑ لو؟ اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، دوسروں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہیں۔ اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا، صرف اور صرف جو سیاسی مخالفت ہے اس کی بنیاد پر۔ مجھے تو اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے مجھے آج اتنا اسٹرانگ بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب میں شرکت کی اور مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، توڑ دو، سر توڑ دو، ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں، پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں، اور اس کے بعد اپنے بچے آرام سے بیٹھے، لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر طالب علموں کو ایک نصیحت بھی کی۔ گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ مجھے گالی دے دو، مجھ پہ اثر نہیں کرتا، میرے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو، مجھ پہ اثر نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھانا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस इस्लामाबाद के पंडाल में आते ही तालिबात के दरमियान पहुंच गईं। तलबा ने तालियां बजाकर वज़ीर आला मरीम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बच्चियों से मुसाफा किया, गले लगाकर इज़हार शफ़क़त किया, सर पर प्यार किया। इस मौके पर मरीम नवाज को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर ये है कि पी काबीना का जिला खुर्रम में इमरजेंसी का ऐलान, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और माली दहशत गर्दी के नफाज की भी मंजूरी दी गई है। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें अक़लियतों के हुकूक के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ गुर्दे जिगर ट्रांसप्लांट और कर्क में जवान मराकज़ के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। आपको बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई वकास अकरम कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला होना था। हम पूछते हैं क्यों फैसला मौखिर किया गया। अगर इस पर फैसला बानी पीटीआई के खिलाफ आया तो बैनुल अक़वामी रद्द अमल आएगा। शेख वकास अकरम की जानिब से ये कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला होना था। हम पूछते हैं कि क्यों फैसला मौखिर किया। चौधरी शुजात का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी शुजात ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने मदरसा बिल पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा और अफ़वाम तफ़हीम से मसले के हल पर खुशी का भी इज़हार किया। कहा, खुशी है मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का मुआयना किया। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास सिर्फ 42 रोज़ में मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम जारी रखने। F8 पे तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, सेरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। अब खबर आपको दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन कारोबार के अख्ताम पर हानिया इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,13,924 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 278 रुपए 56 पैसे का हो गया। वेलकम बैक। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी से मौसम दिल फरेब हो गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया और मॉल रोड पर खूब हल्ला गुल्ला किया। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताएगा क्या समा है वहाँ पे? जी, मौसम सरमा की तातीलात के आगाज के साथ ही मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क भर से बर्फबारी के शौकीन और दिलदादा सियाह इस वक्त मलका कौसार पर टूट पड़े हैं। तफरीही मकामात पर मेले का समा है और इस वक्त आसमान से उतरते रुई के गाले स्याहों की खुशी को दोबारा कर रहे हैं। स्याहों से जानते हैं कि वो इस बर्फबारी को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लाइव स्नो देखने का बहुत शौक था और वो शौक पूरा हो गया और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हमें बहुत मजा आया। मैंने भी पहली दफा लाइव स्नो देखी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सियाह हमेशा उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो लाइव बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकें, तो आज खूबसूरत बर्फबारी हो रही है और सियाह इन खूबसूरत और हसीन लम्हात को अपने कैमरे की आंख में महफूज करते दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 24 घंटे तक यूं ही जारी सारी रहेगा। फ्लाई जिना ने मोहब्बत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फ्लाई जिना की टीम ने मारूफ अदाकार उमर आलम के प्रपोजल को नाकाबिले फरामोश बना दिया। मेरा नाम है उमर आलम और आज इस फ्लाइट में आने का मेरा एक खास मकसद है। मोहब्बत भरी कहानी फ्लाई जिना के साथ नई बुलंदियों तक पहुंच गई। फ्लाई जिना ने किया मारूफ अदाकार उमर आलिम के लिए मुनफरिद फजाई प्रपोजल का एहतमाम। फ्लाई जिना ने इस बात को हकीकत कर दिया कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। फ्लाई जिना की टीम की मदद से उमर आलिम ने एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया जिसने उनकी होने वाली मंगेतर को हैरत ज़दा कर दिया और इस खास लम्हे को मजीद खास और यादगार बना दिया।
عمر اپنی ہونے والی شریک حیات کے لیے ایک غیر معمولی لمحہ تخلیق کرنا چاہتے تھے اور فلائی جناح کو یہ خواب حقیقت بنانے پر فخر ہے۔ دل کو چھونے والا یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فلائی جناح سفری تجربات کو عام سفر سے بہت آگے لے جا کر غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ فلائی جناح کی جانب سے عمر عالم اور ان کی ہونے والی شریک حیات کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے مزید کہا اس خطرے سے ٹرمپ ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا جس سے ایرانی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کم ہوئی ہے۔ ایران کی کمزور پوزیشن تہران سے سفارتکاری میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ سابق شامی صدر بشار الاسد کے زوال سے ایران کے علاقائی اشتر و رسوخ کو دھچکا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.news۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔